गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है कि एसएलएम के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बातचीत होती है। आज हमारे साथ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अवेलेबल है सचिन त्रिवेदी साहब, जो फंड मैनेजर भी है। रिसर्च से कैरियर स्टार्ट किया था 2001 के अंदर और सिंस कैरियर ही रिटेन इनटू द यूटीआई। तो इनको रिच एक्सपीरियंस है। जब भी कोई फंड मैनेजर के लिए कैरियर स्टार्ट करता है तो पहला स्टेप होता है वो रिसर्च के अंदर जाता है, देन स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी ग्रो करते हुए, जैसा कि अपन ने पहले भी सीआईओ से बात की तो सेम सिमिलर थिंग वी विल सीन। तो सचिन सर आज की डेट में 3 फंड मैनेज करते हैं। बाय क्वालिफिकेशन ही इज द सीएफए, एमबीए एंड बीकॉम और 22 साल का रिच एक्सपीरियंस है। और प्रैक्टिकली इन्होंने मार्केट के कितने ही सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। और सबसे जो ब्यूटीफुल चीज है, सचिन सर 3 ऐसे फंड मैनेज कर रहे हैं जहां पे डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड है, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो आज सचिन सर के साथ अपन बातचीत करेंगे। इन्वेस्टर के लिए काफी सारा इंसाइटफुल सेशन रहने वाला है। तो आप आपका कीमती समय दे 15 से 20 मिनट, इससे आपकी लाइफ के अंदर वेल्थ क्रिएशन के अंदर काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं वेलकम करता हूं सचिन सर का। सचिन सर, आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। सिंस 2001 यू आर इनटू द इंडस्ट्री। लास्ट 2001 से लेकर अभी तक काफी सारे मार्केट में उतार चढ़ाव रहे। हिस्टोरिकली चेक करें तो 1969 से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था। उसके बाद तो बहुत ज्यादा भूचाल आया मार्केट के अंदर। हर्षद मेहता, केतन पारीक एंड नंबर ऑफ स्कैंडल्स भी हुए। उसके बावजूद भी आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी में एवरेज सीएजीआर कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट चेक करें तो लगभग 14 से 15% का दिया है। अगर अपन डिविडेंड भी इंक्लूड करें तो 1% और बढ़ जाता है। तो आने वाले कोई इन्वेस्टर 1 साल, 2 साल, 5 साल या 1 डिकेड, 2 डिकेड के लिए निवेश करता है तो इंडियन इकोनॉमी के प्रति आपका क्या फेथ है, क्या बिलीफ है? एज ए फंड मैनेजर आप क्या देख रहे हो, कैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रो करने वाली है? ऑल्दो आज की डेट में देख रहे हैं कि एफआईआई पैसा निकाल रहा है तो भी इंडियन इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है। बिफोर कोविड भी इंडियन इकोनॉमी शानदार परफॉर्मेंस थी, आफ्टर कोविड भी शानदार परफॉर्मेंस है। और अभी वर्ल्ड जीडीपी के अंदर 3.5% कंट्रीब्यूशन है और किसी जमाने के अंदर 20% कंट्रीब्यूशन हुआ करता था। तो आने वाले समय में आपका क्या फेथ एंड बिलीफ है? क्या इंडियन इन्वेस्टर को इंडियन इक्विटी के माध्यम से सुपर वेल्थ क्रिएशन का कहीं आपको इंट्यूशन आता है? क्या इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर एक लेमन इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करना चाहिए? अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद आपको। आपने बहुत सही फरमाया कि पिछले 20 साल में अगर हम देखें तो जो इक्विटी मार्केट है इंडियन ब्रॉड सेंसेक्स में भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में कम ज़्यादा होगा, राइट, तकरीबन 15.5% का रिटर्न मार्केट्स में बना है। एब्सोल्युटली। ये जर्नी में ये नंबर कहने के लिए बहुत आसान है, 15% CAGR, पर जो इन्वेस्टर के लिए सबसे मुश्किल काम है। आसान काम है ये डिसाइड करना कि इन्वेस्ट करना है, बट सबसे मुश्किल काम है कि अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके उसे भूल जाना मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस इन्वेस्टमेंट को चेक नहीं करना है, बट एक मार्केट में फेथ की जो हम बात कर रहे हैं वो फेथ होना चाहिए। फेथ किस चीज का है? ये फेथ है कि हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। वो अच्छा काम सिर्फ अपने एरिया में नहीं, बट इसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, जिसे हम प्रोडक्ट और जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हो रही है, इन 2-3 चीज़ों के कारण हमें बहुत सारा इकोनॉमी में फ़ायदा हो रहा है, जिसका फ़ायदा हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे मार्केट्स में भी। अब एक सिंपल चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक रोड बनता है, उस रोड से हम शायद उसे एक केपिक्स का नाम कहते हैं, बट जैसे ही एक रोड आता है, रोड के बाजू में बहुत सारी एक्टिविटीज बननी शुरू होती हैं। यही जो चीजें हैं धीरे धीरे हमने हमारी सारी सिटीज को ग्रो होते हुए देखा है। हमें एज ए इन्वेस्टर इसका फायदा उठाना चाहिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके। इसीलिए इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करें, तभी आपको शायद ये जो भी हमने पास्ट में रिटर्न देखे हैं पोटेंशियली वो रिटर्न बन सकते हैं। सचिन सर, बहुत ही शानदार तरीके से बताया आपने। 1996 के अंदर सेबी रेगुलेशन के म्यूचुअल फंड इंडिया में रेगुलेट हो रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर बहुत हैवी रिस्क एसोसिएटेड है। अगर अपन हिस्टोरिकली चेक करें तो काफी सारी कंपनियों ने ह्यूज वेल्थ क्रिएट की, काफी सारी कंपनियां डीलिस्ट हो गई। तो हिस्टोरिकली इसमें वेल्थ तो सुपर बन सकती है, बट म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इक्विटी से क्यों बेहतरीन है? सेबी रेगुलेशन ने एक आम इन्वेस्टर के नीड के अकॉर्डिंग आज की डेट में क्लासिफिकेशंस कर दिए हैं, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, सेक्टोरियल, ह्यूज वर्किंग ऑन द इन्वेस्टर इंटरेस्ट।
तो आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? क्या म्यूचुअल फंड बेटर है, क्या डायरेक्ट इक्विटी बेटर है? और एज ए लेमन इन्वेस्टर, इंडिया के अंदर 98% इन्वेस्टर लेमन इन्वेस्टर है, तो उस प्रोस्पेक्ट से आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जो हमारे रेगुलेटर ने एक अच्छा काम किया है कि पूरी जो ट्रांसपेरेंसी, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमारे इन्वेस्टर्स के लिए है कि आप हर महीने म्यूचुअल फंड में जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका पोर्टफोलियो आप कंप्लीट पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्क्लोजर है। काफ़ी सारे रेगुलेशंस हैं कि आप कितनी फीस चार्ज कर सकते हैं। तो आज की तारीख में इन्वेस्टर को मिनिमल एक्सपेंडिचर में एक पार्टिसिपेट करने को मिलता है। और इन्वेस्टर के पास, जैसे आपने बताया, काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। इन्वेस्टर के पास डायरेक्ट एक्टिव फंड्स भी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और अगर इन्वेस्टर चाहे तो वो पैसिव फंड्स में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है मिनिमल फी देके। तो एक प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, वो लिक्विडिटी की चीज होती है। तो अगर इक्विटी स्कीम में आज इन्वेस्टर पैसा डालता है, उसे T+2 पे पैसा मिलता है। डेट इन्वेस्टमेंट में अगर इन्वेस्टर पैसा डालता है तो उसे T+1 बेसिस पे मिलता है। तो हम न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी से पूरा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करते हैं, हर दिन एनएवी डिस्क्लोज करते हैं, बट यहाँ पे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड की जाती है। कंपेयर टू डायरेक्ट इक्विटी, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं सारा पैसा 1 या 2 या 5 स्टॉक्स में नहीं डाल सकते। एब्सोल्युटली राइट। हमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। उसके लिए इंडिविजुअल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है अगर आप सक्सेसफुली तरीके से उसको मैनेज करना चाहते हैं। आपकी स्किल सेट है आपका बिजनेस, आपकी स्किल सेट है आपकी नौकरी, आप उसमें इन्वेस्ट करें। और ये जो परेशानी है, एक मिनिमल फी के लिए आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को दे सकते हैं, जो जिस इंडस्ट्री ने डेमोन्स्ट्रेट किया है वेल्थ जनरेट करके इन्वेस्टर्स के लिए। तो मुझे ये लगता है ये भी एक उचित ऑप्शन है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। ग्रेट। सचिन सर, मैंने ऐसा हिस्टोरिकली देखा है इंडिया के अंदर लोगों को अभी भी ये फियर है कि म्यूचुअल फंड डूब नहीं जाए, म्यूचुअल फंड बैंकरप्ट नहीं हो जाए। जैसा कि काफ़ी सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंकरप्ट हो गई है क्योंकि ज़्यादा लालच के अंदर वहाँ पैसा डाला है। बट एज ए पर्सनल, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई भी फंड हाउस, उसको केवल फंड मैनेजमेंट फीस लेने के अलावा आगे कोई राइट्स नहीं है। आगे जहाँ पे भी वो पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड करा, लेट्स सपोज कि स्मॉल कैप ले लीजिए, लेट्स सपोज कि लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, लेट्स सपोज आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मैनेज करते हैं वो फंड ले लीजिए, तो उसके अंदर भी जो 50, 60, 100 कंपनीज में पैसा डला है, जब तक वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती जब तक क्या इन्वेस्टर का पैसा जीरो हो सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? सो ये जो इन्वेस्टर के अंदर फियर है कि मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के जीरो होगा, ये मुझे लगता है कहीं इसमें एक भ्रम की चीजें हैं। क्योंकि सबसे पहले जो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक वेरी वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। एब्सोल्युटली राइट। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखेंगे तो ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये इंडिपेंडेंटली रन कंपनियां होती है जहाँ बोर्ड गवर्न स्ट्रक्चर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है म्यूचुअल फंड में जो आपका पैसा लगता है वो ट्रस्ट में लगता है। Absolutely. और ट्रस्ट को ट्रस्टी मैनेज करते हैं, उनका पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। Right. उसके ऊपर जो एक लेयर होती है वो है म्यूचुअल फंड एएमसी की, जिससे जैसे यूटीआई एएमसी है, उसमें एक फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज किया जाता है। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में देखें, अगर यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की बात करें, बैलेंस एडवांटेज या यूटीआई की किसी भी स्कीम्स की और किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की अगर बात करें, तो आपको दिखेगा उसमें आपका जो एक्सपोजर है वो तकरीबन कुछ एक फोकस फंड में 30 होगा, बट अदरवाइज 50-60 कंपनियों में होता है। ये बहुत लिक्विड कंपनियां होती हैं। ये डाइवर्सिफाइड तरीके से मैनेज किया गया पोर्टफोलियो होता है। इसीलिए इसमें इक्का दुक्का कंपनी में ये चांस हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए, जो आप पर्सनल इन्वेस्ट करके जहां पे आप वो गलती कर सकते हैं। बट प्रपोर्शन में अगर आप बात करें तो अगर आपकी कंपनीज में से 10 कंपनियां अच्छी कर रही हैं, एक आध कंपनी में कुछ गलती हो भी जाए, तब भी इन्वेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएट करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो जरूर होता है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है कि म्यूचुअल फंड में डाल के मेरा पैसा जीरो हो जाएगा, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में मुझे, इंडिया की हिस्ट्री में एक भी म्यूचुअल फंड में मुझे ऐसा एग्जांपल नहीं दिखता है। ग्रेट ग्रेट, सच सुपर सुपर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में आप जो 3 फंड मैनेज कर रहे हो,
सबसे पहले अपन फंड लेना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए ग्रो करने के लिए, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बनने के लिए शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बट कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड्स होते हैं वो सेक्टोरियल कैटेगरी में आते हैं, और मिनिमम एज ए विनोद अग्रवाल हम मिनिमम 10 years प्लस का टाइम पीरियड इन्वेस्टर को देते हैं, तो देन दे कैन क्रिएट अ सुपर वेल्थ। और हिस्टोरिकली देखें तो 2008 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा बूम आया था, एवरी कंपनी इज लॉन्चिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। बट जो 2018 से पहले निकल गए उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जो 10 साल प्लस के लिए रखा उनको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट आज भी हो रही है और आने वाले समय में भी होगी। तो आपको इंडिया अभी बहुत पैसा खर्च कर रही है एज ए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे, जैसे कि नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि हम सड़क इतने किलोमीटर बना रहे हैं, एवरीडे मेकिंग सो एंड सो, जैसे आप टेक्नोलॉजी देख लीजिए, हर चीज के अंदर इंडिया अभी बहुत बड़ा काम कर रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है और आपका फंड कहाँ स्टैंड करता है, किस तरह के रिस्क एंड रिवार्ड इसमें पॉसिबल है? क्या हम लोग जो कहते हैं 10 साल राइट टाइम पीरियड है, या मोर देन 10 years इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग ए गुड वेल्थ? It is, you can say, compare with the FD, RD, क्योंकि Indian bloods 98% still they are putting money into the FD, RD, PPF. तो विनोद जी, जैसे आपने एक बहुत सही पॉइंट पे बात की कि 10 साल में भी पिछले 3-4 साल का एक्सपीरियंस इन्वेस्टर का अच्छा रहा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, बट 2007 से 2018 के बीच में इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। Absolutely right. बट मैं ये आपको कहना चाहूँगा, दो फंडामेंटल पिलर्स जो 2000 स्पेशली 2011 के बाद 2018 तक जो मिसिंग थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनमें बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई है। जो पहला पिलर है एनपीए, जो बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम जो हमारी बैकबोन होती है, क्योंकि अगर कंपनियां बहुत अच्छा भी फील कर रही हैं, बोरो भी करना चाहें, बट अगर बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगी तो कंपनियां कुछ अच्छा काम नहीं कर पाती। तो जो हमारी सिस्टम है बैंकिंग एनपीए जो 2017-18 में 10-12% तक पहुंच गए थे, आज अगर आप बैंक्स के एनपीए की बात करें तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है। तो आज जो सबसे बड़ा बैकबोन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर सकता था बट आज कर सकता है, वो है बैंकिंग। वो बहुत एक हेल्दी पोजीशन पे आ चुका है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है विनोद जी इज ना जो कंपनियों की एवरेज लोन टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो एक नंबर होता था 2010, 11, 12 से 2017, 18 तक, वो बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुका था। बट ग्रेजुअली कंपनियों को भी ये रियलाइज हुआ है, उन्होंने अपनी बैलेंस शीट को डी लेवरेज किया है। तो अगर आज कंपनियों को डिमांड दिखती है तो कंपनियां भी नई फैक्ट्रीज डालना चाहेंगी, कंपनियां भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, और बैंकिंग सिस्टम भी आज उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, ये पिलर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के फेवर में है। इसीलिए मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का लॉन्ग टर्म आउटलुक यहाँ से अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बताया, हम हमारे फंड में बैंक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। हम हमारे फंड्स में कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन स्पेस में है, सीमेंट स्पेस में है, इंडस्ट्रियल स्पेस में है, इन सारे स्पेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आउट परफॉर्मेंस जनरेट कर पाएँ। ग्रेट। सचिन सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अभी आपने एक बैंकिंग के लिए एक पर्सनली जो पॉइंट्स बोला था, अभी आरबीआई ने 7 days बिफोर 10 days बिफोर एक मूव लिया है, वो फेवरेबल है या नेगेटिव है? जो मेरा पर्सनल कॉन्शियस कहता है दैट इज फेवरेबल, क्योंकि उनको पहले 100% रखना पड़ता था कम यू कैन से रिजर्व, और अभी उसको इंक्रीज कर दिया। तो कहीं कहीं वो बैंकिंग का प्रॉफिटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करेगा, ऐसा मेरा गुड फेथ है। बीइंग अ फंड मैनेजर, आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, किसी भी रेगुलेटर को काउंटर सिक्लिकल एक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, राइट। तो ये जो सेगमेंट था जहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन अनसिक्योर्ड लोन जो 50,000 या छोटी अमाउंट से जो अनसिक्योर्ड लोन होता है, वहाँ पे एक बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ था सिस्टम में। इसीलिए आरबीआई ने उसको कहीं ना कहीं बैंक्स को एक सिग्नल दिया है रिस्क वेट बढ़ा के कि आपको इस एरिया में कॉशियस रहना चाहिए। ये इससे शायद बिकॉज उनकी कॉस्टिंग, उनकी इक्विटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन आएगा इस एरिया में। बट फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये सिस्टम के लिए हेल्दी है। इसीलिए मैं ये जो आरबीआई का मूव है, ये बहुत वेलकम है मूव है बैंकिंग सिस्टम के लिए और ओवरऑल एज अ जीडीपी एज वेल। ग्रेट। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ओनली, कि आज की डेट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है,
जैसे बैंकिंग सिस्टम में जो इंक्रीज करते हैं लोअर से आज के डेट में 2.5% हायर है। अभी ऐसा लगता है कि ये पीक लेवल है, आने वाले समय में कमिंग 6 मंथ कमिंग 3 मंथ्स ये डाउन होना चाहिए। तो उससे कॉर्पोरेट को भी फायदा होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट पर अगर उनको लोन अवेलेबल है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी पेराफेरी है, ऑटो इसके एंसिलरी प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने बोला कि जब सड़क बनेगी तो उसके आसपास काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप्ड होगी, मार्केट डेवलप्ड होंगे, सो मेनी थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक्ड होती है। तो आपको क्या लगता है इंटरेस्ट रेट के संबंध में आपका क्या गुड फेथ कहता है? ऑल्दो यू आर इक्विटी फंड मैनेजर, बट ये डेट का क्वेश्चन है, बट आई एम आस्किंग यू, क्या ओपिनियन है आपकी? नहीं, देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है कि इंटरेस्ट रेट कम कट होंगे, हाँ। राइट? ये बहुत कहना मुश्किल है। हम्म। बट जो अगर बिग डैडी या यूएस की बात करें तो क्लियर सिग्नल है कि वहाँ पे शायद पॉज हो जाए, या जो मार्केट एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि अगले 6 महीने के बाद वहाँ पे कटौती भी शुरू हो सकती है। राइट। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव में हमारी आरबीआई मेरे ख्याल से तकरीबन 4-5 महीने से पहले से उन्होंने एक पॉज स्टेटस डाल रखा है। मुझे लगता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में, स्पेशली अमेरिकन मार्केट्स में, अगर वहाँ पे रेट कट होता है तो हो सकता है मे बी आरबीआई भी उसे सूट फॉलो करे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 4 जो आरबीआई का और या एमपीसी का जो टारगेट कहते हैं वो 4 प्लस माइनस 2% है। तो हम आज की तारीख में हमारा जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो वेल विद इन दैट टारगेट है। तो आरबीआई एक कंफर्टेबल सिचुएशन में है, हमारा इन्फ्लेशन कंफर्टेबल सिचुएशन में है। तो अगर ये सिचुएशन चलती रही तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ दिनों में हमें दिखे कि शायद वहाँ पे मॉडरेशन, कटौती होने की संभावना है, बट आज की तारीख में कहना मुश्किल है। अगर ये होता है तो ऑब्वियसली जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर है, जैसे आपने गाड़ियों की बात करी या हाउसिंग की बात करी, जहाँ पे एनीवेज एक अच्छी डिमांड दिख रही है हमें काफ़ी पॉकेट्स में, वहाँ पे थोड़ा और बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा हाउस का बायर है, उसके लिए सस्ता हो जाता है अपना परचेज करना, तो वहाँ पे इकोनॉमी को और बूस्ट मिल सकती है। ग्रेट। सचिन सर, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया। लॉन्गर टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। जब किसी कंट्री को डेवलप होना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं हो सकता है। जिस भी इन्वेस्टर का 10 साल प्लस का व्यू है बहुत ही बेहतरीन है। बट साथ में ही आपने बोला कि 2 पिलर चेंज हो गए। वन इज यू कैन से एनपीए, सेकंड इज आपने जो बताया दोनों पिलर कॉर्पोरेट्स का, तो इट विल कहीं ना कहीं इसको सस्टेनेबिलिटी और बेस्ट रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी बनती है। जो आपका नेक्स्ट फंड है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री का सबसे ओल्डेस्ट फंड है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन। अभी जाके सभी कंपनियां इस फील्ड में लेके आ रही है फंड, और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत अच्छे हैंडसम रिटर्न्स है, काफ़ी बार तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स दिया इन्वेस्टर को। तो ये क्या है लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? क्योंकि आम इन्वेस्टर को थोड़ा सा लगता है कि कुछ लोगों को तो पता है यूके इज द पेरेंट इन द म्यूचुअल फंड हाउस इन द इंडिया, क्योंकि पहली कंपनी इसने म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था इंडिया में, तो यूटीआई के बारे में सब जानते हैं। बट मैं पर्टिकुलर जानना चाहता हूँ लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन फंड क्या है, इसका ऑटो एंसिलरी से ही लिंक है या ईवी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, या सराउंडिंग सभी एरिया इट इज काउंटेड लाइक बैटरीज एंड ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पर्सनल फील आता है कि ये सेक्टर भी बहुत सुपर ग्रो करने वाला है। जैसे कि ईरान और जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं अपन को पेट्रोल का इशू आ सकता है, तो उसके अपन सब्सिट्यूट पे अपन एज ए कंट्री ऑलरेडी वर्किंग, जैसे कि ईवी पे सुपर वर्क हो रहा है, यू कैन से कि सोलर पे सुपर वर्क हो रहा है, हाइड्रोसिल पे सुपर वर्क हो रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है? सो पहले बैकग्राउंड देता हूँ ये फंड क्या है। यूटेल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स एक सेक्टोरल फंड है जहाँ पे हम 80 से 90% जो इन्वेस्ट करते हैं वो ऑटो एंसिलरी और ऑटो ओईएम में करते हैं। ये ऑटो ओईएम क्या है, ऑटो एंसिलरीज क्या है? तो जो आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, मारुति की गाड़ी खरीदते हैं, या आप रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 खरीदते हैं, या हीरो होंडा स्प्लेंडर खरीदते हैं, ये जो कंपनियां हैं, या बजाज की जो स्कूटर या बजाज के जो मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, पल्सर वगैरह, ये जो कंपनियां हैं इसे ऑटो ओईएम्स कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। बट ये कंपनियां बेसिकली अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करती हैं, डिज़ाइन करके अपने कुछ एक पार्ट्स खुद बनाती हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जैसे टायर, बैटरी आपने बात की, अंदर इंजन के पार्ट्स हुए, ये कंपनियां दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करती है। तकरीबन 3-4 हज़ार पार्ट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ों में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ऑटो ओईएम्स होती हैं उन्हें सप्लाई करती है ऑटो एंसिलरीज।
जैसे MRF, CEAT, जो आपने कंपनीज के नाम सुने हैं, ये ऑटो एंसिलरीज में आती हैं। Right. आपकी गाड़ी में एक्साइड की बैटरी लगती है या अमर राजा की बैटरी लगती है, ये ऑटो एंसिलरीज में आती हैं। तो हम ऑटो OEM में और ऑटो एंसिलरी में तकरीबन 80 से 90% इन्वेस्ट करते हैं। जो लॉजिस्टिक्स, जो बैलेंस पीस है, जो 10 से 20% का जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, ये आप एक सिंपल तरीके से कह दूं कि आप जब जोमेटो या स्विगी पे ऑर्डर करते हैं तो आपका जो खाना की डिलीवरी है वो होटल से पिकअप करके आपके घर तक डिलीवरी करना, किसी न किसी को ये डिलीवरी का काम करना है। या आप घर बैठे अमेज़न पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, आपका जो ऑर्डर ले रहा है वो व्यापारी कहीं कन्याकुमारी में बैठा है, आपको राजस्थान में वो चीज़ चाहिए, तो इसे लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लॉजिस्टिक्स में ट्रेन ऑपरेटर भी आते हैं, पोर्ट ऑपरेटर भी आते हैं और सर्विस प्रोवाइडर भी आते हैं। तो तकरीबन हम इन सारे एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं। राइट, सो दिस इज अबाउट ये फंड क्या है। अब जो पोटेंशियल की बात करी आपने, तो इसमें पोटेंशियल में बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आज अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो आप सारे लोग हैरान परेशान रह जाएंगे कि बड़ी सिटीज में गाड़ियाँ, रोड कम है, गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। तो आपको ये फील होता होगा कि हमारे यहाँ पे ऑटो में और ग्रोथ नहीं हो सकता। ये बात शायद सही भी है बॉम्बे जैसी सिटी की, दिल्ली जैसी सिटी के लिए, कि यहाँ पे नई गाड़ी की बिक्रियाँ तकरीबन स्टैग्नेट हो चुकी हैं। बट फिर भी ये अगर हम 2009 से 2019 की बात करें या इवन नाउ, ये एक ग्रोथ सेक्टर है। ये ग्रोथ सेक्टर क्यों है और ये गाड़ियाँ कहाँ बिक रही हैं? अगर मैं आपको ट्रू पोटेंशियल की तरीके से कहूँ तो अगर इंडिया में पर 100% जो नंबर ऑफ गाड़ियाँ हैं वो लेस देन 3 है। ग्रेट, ओनली 3%, लेस देन 3%। ओके, बट यही नंबर चाइना जैसी कंट्री में फॉर एवरी 100% दैट नंबर इज मोर देन 20। Great, the huge potential is there. Huge potential, and by the way, this number for a country like US is more than 40. Great. So जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी रिक्वायरमेंट गाड़ियों की बढ़ेगी। न सिर्फ ये, बट एक और दूसरा पोटेंशियल इसमें ये भी है कि शायद आज से 10-15 साल पहले मारुति ऑल्टो एक बहुत फेमस कार हुआ करती थी। उसके बाद स्विफ्ट आई, स्विफ्ट के बाद ब्रेजा आई, या आज हुंडई की किया सेल्टोस। तो कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ बेसिक गाड़ी नहीं खरीदना चाहते, आप अपने आप को अपग्रेड भी करते हैं। पहले अगर 2 लाख की गाड़ी खरीदते थे तो आज 20 लाख की गाड़ी भी खरीदते हैं, क्योंकि उसमें आपको नए नए फीचर्स चाहिए। तो सिर्फ इस पे वॉल्यूम ग्रोथ पे हमें फोकस नहीं करना है, जो 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, बट हमें ये भी फोकस करना है कि एवरेज सेलिंग प्राइस इस इंडस्ट्री का बढ़ रहा है। तो ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा स्कोप है वॉल्यूम और वैल्यू बढ़ाने का। तो इन्वेस्टर को ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखने की जरूरत है और यहीं पे पोटेंशियल है। सचिन सर, मैं पूछना चाहता हूँ आज की डेट में एवरेज इंडियंस की जो इनकम है अराउंड 2400-500 है। ये ऐसा माना जाता है कि 6-7 साल में डबल हो जाएगी। जब भी डिस्क्रिशनरी इनकम इंक्रीज होती है तो पहला जो ड्रीम होता है कि अच्छा मोबाइल हो, अच्छी कार हो, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं इस फंड के लिए एडवांटेजफुल है? सर्टनली जो पहली रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फैमिली की वो है कि बेसिक नीड पूरी करें, वो है रोटी कपड़ा मकान। Absolutely. जैसे ही रोटी कपड़ा मकान लोगों के खत्म हो जाते हैं, उसके बाद एक नई चीज़ आपने आज बात कर दी कि मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत पड़ती है। बट बियॉन्ड दैट जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है वो है आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ती है। Right. तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो इस सेक्टर में जो मैंने आपको कहा हम लेस देन 3% पेनिट्रेशन पे हैं। ये आप जैसे जैसे आपने बात करी कि पोटेंशियली अगर हमारी इनकम डबल हो जाती है तो उस केस में ये होगा कि हमारी जो डिमांड है वो जे कर्व से बहुत अच्छे रॉकेट से उठ सकती है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है कि जब बेसिक नीड्स खत्म हो जाएंगी, उन बेसिक नीड्स के बाद जो पहली प्रायोरिटी आती है वो एक गाड़ी या मोटरसाइकिल खरीदने की, जहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ग्रेट, तो ये प्रैक्टिकल बात है। अभी अगर अपन धनतेरस का डाटा देखें उदयपुर का, तो लगभग 5000 व्हीकल सेल हुए हैं, उसमें से 900-950 4 व्हीलर सेल हुई है, बाकी 2 व्हीलर, मेजोरिटी पोर्शन इनटू द 2 व्हीलर। और 2 व्हीलर का भी अगर आप कॉस्टिंग चेक करोगे तो 2008 के अंदर 47,000-45,000 में बाइक आती थी, वही आज बाइक 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लग्जरी में चले। कहीं कहीं इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी
प्रॉफिटेबिलिटी राइज होने वाली है। जैसा कि सचिन सर ने बताया, अगर आपके पास डिस्क्रिशनरी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी बेसिक नेसेसिटी हो चुकी है, आज के डेट में कार मैंडेटरी हो गई है, परिवार में 4 लोग हैं तो कार तो बेसिक नीड है, तो कहीं ना कहीं जब आप कार परचेज करोगे तो उसकी ऑटो एंसिलरी और कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी राइज होगी। बट कंडीशन है कि सेक्टोरियल फंड है, 10 साल प्लस का व्यू हो तो ह्यूज वेल्थ की स्कोप है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट म्यूचुअल फंड हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क था, है और रहने वाला है। बट रिस्क नहीं लिया तो वो भी बहुत बड़ा रिस्क है। जिन लोगों ने एफडी में निवेश किया उन्होंने ह्यूज वेल्थ क्रिएट नहीं की, जिन्होंने इक्विटी में निवेश किया उन्होंने ह्यूज वेल्थ क्रिएट की। सचिन सर के पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बैलेंस एडवांटेज फंड, जो सचिन सर की काबिलियत है कि हायर रिस्क की फंड भी मैनेज कर रहे हैं और एक बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जो रिटायर्ड लोग हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो एफडी एपिटाइट लोग हैं, जिनको एफडी प्लस 1% मिल जाए, टैक्स आर्बिट्रेशन मिल जाए, पीसफुल लाइफ रहे, तो मैं सचिन सर के मुख जुबानी सुनना चाहता हूं। सचिन सर, ये बैलेंस एडवांटेज फंड इंडिया के अंदर बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि मेजोरिटी पोर्शन स्टिल इन फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर एफडी और उसमें है। और बैलेंस एडवांटेज फंड के रिटर्न्स भी हिस्टोरिकली चेक करें तो कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जो हो सकती है उसको कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर ड्रिवन बेस, मॉडल बेस उसको कम किया जा सकता है। मॉडल जो अलाउ करेगा उसके अंदर भी ट्रैकिंग एरर डाला हुआ कि 5% 6%, उससे ऊपर हम उसको ब्रीच नहीं करेंगे। और एक अच्छे रिटर्न्स हिस्टोरिकली चेक करें तो डबल डिजिट रिटर्न्स अपना जो मॉडल है वो शो करता है कि 10% 8% रिटर्न्स देने की संभावना है। ऑल्दो म्यूचुअल फंड और इक्विटी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या निवेशक जो रिटायर्ड हो रहे हैं, जो एमआईएस में निवेश करते हैं, जो एफडी में निवेश करते हैं, जिनका 5 साल का भी होता है, एमआईएस में भी जब वो निवेश करते हैं, व्यय बंधन योजना जो एलआईसी की उसमें निवेश करते हैं तो 10 साल 5 साल के लिए वो बाउंड होते हैं, क्या 5 साल प्लस के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड सुटेबल है? क्या इसमें एसडब्ल्यूपी मंथली इनकम ले सकते हैं 7-8% से जितना एमआईएस में आता है? और क्या लॉन्ग टर्म में वेल्थ प्रोस्पेक्ट दिखता है इसमें? टैक्स आर्बिट्रेशन ऑलरेडी इक्विटी टैक्सेशन है तो टैक्स आर्बिट्रेशन तो दिखता ही, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म के अंदर तो ओनली 10% है, शॉर्ट टर्म में 15% है। अगर फर्स्ट ईयर के बाद वो स्टार्ट करेगा तो उसका कोई भी टैक्स लायबिलिटी भी नहीं बनने वाला है, या वेरी लेस, क्योंकि 10% के ब्रैकेट में आएगा, वो भी अप टू 1 लाख तो टैक्स फ्री है एलटीसीजी। तो आपका क्या ओपिनियन है और आपका बैलेंस एडवांटेज फंड कहाँ स्टैंड करता है? क्या स्पेशलिटी है अदर देन द अवेलेबल इनटू द पीयर ग्रुप्स? सो अग्रवाल जी, जैसे हमने बात की इस कैटेगरी में इन्वेस्ट कौन करता है, किससे इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट? तो ये आज हम सभी के घरों में कहीं ना कहीं हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। एब्सोल्युटली राइट। और तकरीबन सभी की अवधि 3 साल से 5 साल की अवधि होती है, राइट? बट अगर जब पैसा मेच्योर होता है, हर दिन हमारे ये क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमें कंफर्ट की ज़रूरत है कि मैंने आज पैसा लगाया, वो हर दिन कंपाउंड करते जा रहा है। ये हम एक सेफ्टी माइंड हम अपने दिमाग में रखते हैं। तो बट जब पैसा मेच्योर होता है और इसी पैसे को हम इक्विटी मार्केट के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं टैक्स एडजस्टेड बेसिस पे, कहीं ना कहीं दिल में एक थोड़ी सी हिचक आती है, यार पैसे लगा दिए होते तो। और ये स्टोरी पिछले सिर्फ 10 या 12 साल की नहीं, 20 साल, या आप अगर 1969 की भी बात करें तो एक ये प्रूवन थिंग है कि इक्विटी एडजस्टेड फॉर टैक्सेस इज एज ऑफ नाउ हैज डिलीवर्ड अ बेटर रिटर्न फॉर द इन्वेस्टर्स। तो बट जैसे आपने कुछ कहा कि सारे इन्वेस्टर्स इक्विटी का प्रोफाइल नहीं ले सकते क्योंकि इक्विटी मार्केट में उतार चढ़ाव है। इसीलिए हम जो बैलेंस एडवांटेज फंड रन करते हैं इसमें हम वैल्यूएशन पे अटेंशन देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टर्स जो है गलतियां कहाँ होती हैं? इन्वेस्टर से गलती होती है कि वो चलती हुई मार्केट में पीक ऑफ द टाइम में पैसा डालता है, इसीलिए मार्केट में पीक्स होते हैं, और जब गिरता है बॉटम ऑफ द मार्केट में इन्वेस्टर पैसा निकालता है, क्योंकि इसी उनका जो एक्शन है उसी से मार्केट नीचे जाता है, राइट? तो ये ग्रीड और फियर की साइकिल होती है। इसी साइकिल को एड्रेस करने के लिए हम बैलेंस एडवांटेज फंड में हमारा मॉडल गाइडेड अप्रोच लेते हैं। सिंपल तरीके से कहूँ, वैल्यूएशन गाइडेड अप्रोच लेते हैं, जिसमें जब मार्केट के वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं हम हमारा इक्विटी एलोकेशन कम कर देते हैं, और जब मार्केट बहुत नीचे जाती है, बहुत सस्ता हो जाता है, तब हम हमारा एलोकेशन बढ़ा देते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये कॉन्ट्रा कॉन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टर है, हमारा इन्वेस्टर ग्रीडी इन्वेस्टर नहीं है। हमारा इन्वेस्टर चाहता है कि एक रीजनेबल रिटर्न उसके लिए पोटेंशियली बने, और उसी को अचीव करने के लिए हम ये प्रोडक्ट में वैल्यूएशन बेस्ड अप्रोच लेते हैं, जिसमें हम हमारे मॉडल का यूज़ करते हैं। जैसे आपने यूनिक फैक्टर की बात करी, तो हम इस मॉडल में 4 चीज़ें यूज़ करते हैं।
पी पीबी डिविडेंड यील्ड और सबसे यूनिक फैक्टर यील्ड गैप Correct. जो हम यूज करते हैं। बेसिकली ये जो यील्ड गैप जो यूनिक फैक्टर है वो टेक इनटू अकाउंट करता है कि फिक्स्ड इनकम या मार्केट क्या ज़्यादा अट्रैक्टिव है। Right. ये इनपुट्स को मॉडल में लेके हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो जो इन्वेस्टर है जो सारा फिक्स्ड डिपॉजिट में डालता है बट कहीं ना कहीं पछतावा होता है कि 5 साल के बाद यार इक्विटी में डाल दिया होता, उसको वो जो पछतावा है वो पछतावा ना हो, इक्विटी मार्केट का भी थोड़ा उसे लाभ मिले, इसके लिए उसे बैलेंस एडवांटेज जैसे प्रोडक्ट में डालना चाहिए। फंड मैनेजर अपने मॉडल बेस्ड अप्रोच से ये कॉल लेता है मार्केट में कितना कब इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। जैसे हमारे केस में हम मिनिमम 30% पे भी जा सकते हैं इक्विटी एक्सपोजर, नेट एक्सपोजर, और मैक्सिमम 90% पे भी जा सकते हैं। बट मोटा मोटा हम इन्वेस्टर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एक पोटेंशियली रीजनेबल रिटर्न जनरेट करें। सचिन सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने मॉडल टेस्टिंग की, प्रोडक्ट बनने से पहले भी काफ़ी सारे अप्रूवल्स लगते हैं, काफ़ी सारी रिसर्च होती है, मार्केट डिमांड क्या है, एग्जिस्टिंग प्लेयर क्या कर रहे हैं। तो मैं बैलेंस एडवांटेज का जो बैक टेस्टिंग का जो आपका डाटा है, मैंने एक स्लाइड्स देखी थी ड्यूरिंग द पीपीटी, तो उसमें ऐसा कहीं कि फिलर आता है, ऐसा एक स्लाइड है, आपके मुख जुबानी सुनना चाहूँगा कि जिस भी इन्वेस्टर ने 5 साल प्लस के लिए इन्वेस्ट किया उसने बैक टेस्टिंग के अंदर ऐसा डाटा पाया कि एफडी प्लस रिटर्न मिला है और नेगेटिव नहीं मिला है अगर 5 इयर्स प्लस का उसका होल्डिंग पीरियड रहा है। तो व्हाट इज द योर ओपिनियन, क्योंकि आप तो खुद फंड मैनेजर हो, आपकी टीम में ही कोई बंदा बैक टेस्टिंग करता होगा, कोई बंदा रिसर्च करता होगा, यू हैव ए ह्यूज रिसोर्सेज, तो व्हाट इज द योर ओपिनियन? सो ये बात सही है कि हमारा प्रोडक्ट ये 3-3.5 महीने पुराना प्रोडक्ट है, बट ये जो मॉडल हम यूज़ करते हैं ये हमारे यूटीआई मल्टी एसेट फंड में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से, और उसका रिटर्न्स सारे इन्वेस्टर्स को दिख भी रहा है कि उसका कितना शानदार परफॉर्मेंस रहा है अपनी कैटेगरी में। तो ये जो हमारा बैलेंस एडवांटेज फंड का मॉडल है ये ऑलरेडी इन प्रैक्टिस है। जैसे आपने राइटली कहा कि पिछले 11.5 साल का जो हमारा बैक टेस्टेड डेटा है, जिस पीरियड में मार्केट ने तकरीबन 14% रिटर्न, 14.5% रिटर्न दिया है, हमारे इस प्रोडक्ट में अगर हम पैसिवली इन्वेस्ट करते फॉलो करते तो हमने 13.6% का रिटर्न, वेरी लेस गैप बिटवीन द इक्विटी एंड बैलेंस एडवांटेज। बट द मेन एडवांटेज है जो हम बात कर रहे हैं उतार चढ़ाव की, राइट। मार्केट का उतार चढ़ाव इस पीरियड में तकरीबन 15% से ज्यादा रहा है। एब्सोल्युटली। बट अगर हम हमारे मॉडल प्रोडक्ट की बात करें या जो हमारे प्रोडक्ट में जो मॉडल का आउटकम है वहाँ पे उतार चढ़ाव सिर्फ तकरीबन 10.6% का है। तो फॉर अ कंपेरेबल रिटर्न बहुत सिग्निफिकेंटली लेस उतार चढ़ाव होता है, बिकॉज इन्वेस्टर को एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, इसीलिए वो फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट कर रहा है कि उसे वो पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह रहे कि हमारे प्रोडक्ट में उतार चढ़ाव नहीं होगा, बट कंपेयर टू मार्केट जो आप लोगों को, जो इन्वेस्टर्स को डराता है, इस प्रोडक्ट में उतार चढ़ाव बहुत कम होंगे और कंपेरेबल, जैसे हमने नंबर्स भी कोट किए, पोटेंशियली मार्केट से ये जो रिटर्न्स हैं जो पास्ट में हमने देखा है 1.5% के गैप से, बट ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट सेम पीरियड में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट की या फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये कुछ 6-7% का रिटर्न है। तो दैट्स द आउटकम। या तो अल्टीमेटली जो आउटकम से ही ऐसा लगता है कि एफडी से 2 टका 3 टका रिटर्न आराम से ज़्यादा देने की कैपेसिटी वाला फंड है, बट यहाँ पे इक्विटी कंपोनेंट है तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। बट हाँ, जो पोटेंशियली पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स जो अपना मॉडल बताता है, जो आउटकम्स है, तो वो कहता है कि 2-3 टका एफडी से बेटर रिटर्न देने की संभावना, अगर एफडी आज के रिटर्न्स डाउन आएंगे तो उसके भी आउटकम्स डाउन आ सकते हैं, बट एफडी से बेटर देने की प्रोबेबिलिटी है अगर 5 ईयर्स प्लस का होरिजन किसी के पास है तो। देखिए, मैं ये एफडी प्लस एक हमारे रेगुलेटरी टर्म में एक रॉन्ग लैंग्वेज हो जाएगी, बट जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा एंडेवर है मार्केट्स, बिकॉज हम मार्केट्स में 30% से 90% इक्विटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इक्विटी का आउटलुक भी, जैसे हमने डिस्कस किया, इंडिया का आउटलुक अच्छा है तो पोटेंशियली इक्विटी में अच्छा रिटर्न भी बनेगा। तो हो सकता है इन्वेस्टर सिग्निफिकेंटली बेटर इन्वेस्टर एक अच्छा पोटेंशियल रिटर्न बना सकता है इसमें। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप मार्केट में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आपको एक पोटेंशियली रीजनेबल रिटर्न भी मिल सकता है इस प्रोडक्ट में। बट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो वोलेटिलिटी है इस प्रोडक्ट में, हम कोशिश करेंगे कि जो वोलेटिलिटी है इस प्रोडक्ट में कम मिले ताकि आप चैन की नींद सो सके। ग्रेट। तो इस प्रोडक्ट में कहीं कहीं पीसफुल लाइफ है और अच्छे रिटर्न की प्रोबेबिलिटी और इक्विटी पार्टिसिपेशन भी है। सचिन सर, तीनों प्रोडक्ट बहुत शानदार है,
आज की डेट में इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है, बैकबोन बना हुआ है, एसआईपी बना हुआ है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लगभग 16,000 16,500 करोड़ का मंथली इनपुट आ रहा है और बहुत स्पीडी ग्रो हो रहा है और एक इन्वेस्टर को कंफर्ट भी है कि मंथली पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो जो आपके तीनों प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट सेक्टोरियल कैटेगरी में आते हैं जहाँ ह्यूज रिस्क ह्यूज रिवार्ड है, तीसरा प्रोडक्ट जो आपका बैलेंस एडवांटेज है, क्या इन तीनों प्रोडक्ट में एसआईपी करना सुटेबल है? उन इन्वेस्टर के लिए जो हायर रिस्क लेना चाहते हैं, दे कैन चूज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो इन्वेस्टर आरडी करते हैं, जो इन्वेस्टर लेस रिस्क लेते हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कह सकते हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा रिवार्ड की आवश्यकता नहीं है, वो आरडी से कंपेयर करना चाहते हैं, तो क्या बैलेंस एडवांटेज उसके अंदर उनको एसआईपी करनी चाहिए और सुटेबल है या नहीं है, और आपका क्या ओपिनियन है टुवर्ड्स द एसआईपी प्रोडक्ट्स? श्योर। सो पहले अगर हम बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो अगर आपके पास लमसम है पैसा और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इक्विटी में डालूं क्योंकि इक्विटी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, इक्विटी में डालूं या फिक्स्ड डिपॉजिट में डालूं, इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे, मार्केट को क्या होगा, मार्केट यूएस फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेगा, वॉर का क्या आउटकम होगा, अगर आपको ये सारी चिंताएं हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं एसेट एलोकेशन क्या करूं, इस चक्कर में मैंने काफ़ी इन्वेस्टर्स को देखा है पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है। तो ये मेरा एक इन्वेस्टर से इसके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड बहुत सही प्रोडक्ट है कि आप इमीडिएटली इसमें लम सम करना चाहें तो आप लम सम कर सकते हैं, राइट। ऑन टॉप ऑफ दैट ये भी कहूँगा कि रेगुलर सेविंग की जो हैबिट है, वो एसआईपी की जो हैबिट है, वो भी आप ऑन टॉप ऑफ दिस लम सम बैलेंस एडवांटेज फंड में कर सकते हैं, क्योंकि आप जो आपका एसेट एलोकेशन का डिसीजन है ये प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं जो डिसिप्लिन तरीके से आपका पैसा लगाएंगे। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में मेरा रहेगा। यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे जैसे हमने कहा लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी है, बट मुझे इस प्रोडक्ट में बिकॉज डिमांड पिछले 3-4 साल में सप्रेस्ड रही है किन्हीं कारणों से, तो यहाँ पे मुझे एक मीडियम टर्म में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो यहाँ पे भी मैं एसआईपी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी एक स्टैगर्ड अप्रोच में आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा सकते हैं। या एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने कहा कि राइटली प्लेस्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में, तो वहाँ पे भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एसआईपी का रूट रख सकते हैं। सचिन सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ब्राइट फ्यूचर दिखता है, स्टेबल गवर्नमेंट है, बट कहीं कहीं एक लेमन इन्वेस्टर को एक फेयर जताता है कि स्टेट इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन है, रशिया यूक्रेन 7 दिन का युद्ध था, 1 साल हो गया तो भी ख़त्म नहीं हुआ, इधर नया युद्ध चालू हो गया ईरान वाला, और जो इंटरनेशनल स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, या यू कैन से फेड रेट क्या रहने वाली है, नोबडी नोज, वो सब कुछ डाटा पे बेस्ड है कि ये आउटकम आएगा तो ये रहेगा, इन्फ्लेशन ये रहेगी तो हम ये डिसीजन लेंगे, इन्फ्लेशन ये रहेगी तो ये रहने वाला है, और अभी हाईएस्ट रेट अच्छी खासी इंक्रीज हुई है यूएस के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए इंडियन इकोनॉमी पे इनका क्या इम्पैक्ट है? ऑल्दो पहली बार हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि एफआईआई पैसा आउट करते हैं तो भी इंडियन मार्केट बढ़ता है, क्योंकि एक लेमन इन्वेस्टर को ये समझ में आ चुका है कि हर चीज़ सस्ती खरीदते हैं तो क्यों ना इक्विटी भी सस्ती खरीदें। यूजुअली इन्वेस्टर सोना, चांदी, गोल्ड, डेली यूटेंसिल्स सस्ता होता तो वो खरीदने लग जाता है। अभी मार्केट 67,000 से 62,000 आया तो लोगों ने अच्छा परचेज किया, तो वापस मार्केट मूव हो गया। एफआईआई ने पैसा निकाला तो भी एसआईपी का इनफ्लो आ रहा है, पीपीएफओ का पैसा आ रहा है, यूलिप का पैसा आ रहा है, तो मार्केट में अच्छा इनफ्लो है। तो आपका क्या ओपिनियन है इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए, आपका क्या व्यू पॉइंट्स है? सो सबसे पहले जो आपने इलेक्शंस और बाकी सारी चीज़ों की बात करी, तो मैं आप सभी का अटेंशन सिर्फ इस बात पे जो हमने शुरू में बात की 20 साल में या मे बी 1969 से अब तक, बट स्पेशली 20 साल के नंबर मुझे याद हैं जहाँ पे हमने 15.5% का नेट रिटर्न मार्केट में बनाया। इसी पीरियड में हमने कई सारी स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को चेंज होते देखा है। इसी पीरियड में हमने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक होते देखा है। इसी पीरियड में हमने पूरे मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी जो सत्ताओं की चेंजेस हुए हैं वो देखे हैं। इसी पीरियड में हमने कोविड भी देखा है और ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखे हैं। डिस्पाइट दैट हमें ये आउटकम मिला है। तो ये जो हमारा ओवर ऑब्सेशन है कि ये हो जाएगा तो वो क्या होगा, ये हो जाएगा तो वो क्या होगा, मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट करती हैं, गवर्नमेंट्स डेफिनेटली डायरेक्शन देती हैं, बट जो मोर इम्पॉर्टेंट है
जो आप आपके आजू बाजू में देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपना प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, कैसे हमारा नया जनरेशन वैल्यू ऐड कर रहा है। मुझे लगता है क्रक्स ऑफ द स्टोरी वहाँ पे है। आपको वहाँ फेथ रखना चाहिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जो दूसरी चीज इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, सोना इन्वेस्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके होप कर रहे हैं कि कोई आपकी प्रॉपर्टी आगे के दाम में आके ले जाए या सोने का प्राइस बढ़ जाए, आपको ये हो जाए। बट जब आप एक इक्विटी किसी कंपनी के इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए ब्राइटेस्ट ऑफ ब्राइट माइंड जो जो प्रोडक्टिवली काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, आप आपका पैसा उन्हें दे रहे हैं जो आपका पैसा ग्रो करेंगे। ये ब्राइट माइंड है। आप सभी को पता है कि आपके बच्चे या आप खुद एक कंपनी में, किसी ब्राइट कंपनी में काम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ की लीडर्स ब्राइट हैं। तो आप उन कंपनीज में पार्टिसिपेट करते हैं। वो कंपनीज कोशिश करती हैं कि आपका अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए और इन रिटर्न आपका भी पैसा ग्रो करता है। तो वो प्रोडक्टिवली प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो कर रहे हैं, रिजल्टेंट आपके स्टॉक प्राइस में इंप्रूवमेंट आता है। तो ये चीज़ें ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक्चुअली सट्टा नहीं कर रहे हैं, आप प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। ग्रेट सचिन सर। अभी सभी लोग कहते हैं कि इंडिया स्टॉक में निवेश करें क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी है। आपने बहुत ही अच्छा समय दिया आपका, और जो आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, फंड मैनेजर हो, रिसर्च हेड करते हो, आपको काफ़ी सारे लोग रिपोर्ट करते हैं। बहुत ही कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वैल्यूबल इनपुट्स कहीं ना कहीं हमारे इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। लास्ट में आपसे एक ऐसा कोई भी फीडबैक चाहता हूँ जो इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन के अंदर एक स्पाइक लगा दे, दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। और मेरा एक आखिरी अग्रवाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी चैनल को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू। ग्रेट सचिन सर, थैंक यू।